एक पल के लिए जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक अंतहीन बर्फीली दुनिया पर खड़े हैं। कोई हवा नहीं, कोई शोर नहीं। आपके पैरों के नीचे सिर्फ बर्फ और सिर के ऊपर पूरा का पूरा ब्रह्मांड। यह है यूरोपा, हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी चंद्रमाओं में से एक। इस तरह के और वीडियो और ज्ञान आधारित विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। हम यूरोपा पर हैं, बृहस्पति का चांद। जब हम यहाँ खड़े होने की कल्पना करते हैं तो हमारे चारों तरफ का माहौल कैसा होगा? देखिए, ये धरती जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ, मतलब कोई नीला आसमान नहीं, कोई सफेद बादल नहीं, सिर्फ अंधेरा। बस एक काला स्याह आकाश और तारे। वो टिमटिमाते नहीं बल्कि सुइयों की तरह चुभते हुए दिखते हैं। और जमीन? जमीन तो जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ। लेकिन ये कोई मुलायम बर्फ नहीं है। तो फिर कैसी है? मीटर लंबी है और इनका रंग भी गहरा भूरा या लाल जैसा दिखता है। वाह, ये दरारें तो इस बात का सबूत होंगी कि इस शांत दिखने वाली सतह के नीचे कुछ। हाँ बिल्कुल, के नीचे बहुत जबरदस्त जियोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो ऊपर से शांत और जमी हुई दिखती है, लेकिन अंदर से जिंदा है। कमाल है, एक बेहद शांत लेकिन साथ ही एक टूटी हुई घायल दुनिया। और अब इस अजीब सी जगह पर दिन ढल रहा है, सूरज डूबने वाला है। तो यूरोपा से सूरज कैसा दिखता है? क्या ये वैसा ही सुनहरा और गर्म है जैसा हम धरती से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ से सूरज इतना छोटा और दूर का लगता है कि वो मतलब एक ग्रह की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा चमकीले तारे जैसा दिखता है। एक तारे जैसा? हाँ, बस एक बहुत चमकीला तारा। इसकी वजह सीधी सी है। यूरोपा धरती के मुकाबले सूरज से 5 गुना ज्यादा दूर है। 5 गुना? हाँ, तो वो गर्मी, वो विशालता जो हम धरती पर महसूस करते हैं, वो यहाँ सिरे से गायब है। वो बस आसमान में रोशनी का एक तेज पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि सूर्यास्त के समय जो नारंगी, गुलाबी या लाल रंग आसमान में फैल जाते हैं, वो तो नहीं होते होंगे? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। वो सारे रंग जो हम धरती पर सूर्यास्त के समय देखते हैं, वो हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की वजह से हैं। अच्छा। हवा में जो धूल और गैस के कण होते हैं, वो सूरज की रोशनी को बिखेरते हैं, जिसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। हाँ, इसी वजह से आसमान नीला दिखता है। एग्जैक्टली, और शाम को लाल और नारंगी। अब यूरोपा पर लगभग कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। कोई हवा ही नहीं है जो रोशनी को बिखेर सके। बिल्कुल, न कोई हवा, न कोई धूल के कण, न कोई नमी। इसलिए यहाँ की रोशनी बिखरती नहीं, वो सीधी आती है। तो वो कैसी दिखती है? ठंडी, कमजोर और एकदम सफेद। इसमें कोई रंग नहीं घुलता। आप इसे ईमानदार रोशनी कह सकते हैं। ईमानदार रोशनी, ये सोचने वाली बात है। मतलब यूरोपा पर जो कुछ भी है वो बिना किसी लाग लपेट के वैसा ही दिखता है जैसा वो है। हाँ बिल्कुल। हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर चीजों को नरम, धुंधला और कभी-कभी धोखा देने वाला बना देता है। यूरोपा की सच्चाई शायद थोड़ी कठोर है, पर एकदम असली है। तो जब ये छोटा सा सूरज डूबता है तो असल में होता क्या है? वो धीरे धीरे लाल या नारंगी नहीं होता। वो बस धीमा होता है और होराइजन के नीचे गायब हो जाता है। बस गायब हो जाता है? हाँ, जैसे किसी ने कोई कॉस्मिक स्विच बंद कर दिया हो। कोई लंबा रोमांटिक सूर्यास्त नहीं, बस रोशनी का धीरे धीरे कम होना और फिर अचानक अंधेरा। तो सूरज की डूबते ही एकदम से अंधेरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है या कोई और रोशनी का सोर्स है? हाँ, और यहीं से वो नज़ारा शुरू होता है जो शायद इंसानी कल्पना से भी परे है। बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो छोटा सा सूरज डूबता है, बृहस्पति यानी जुपिटर उगता है, और वो इतना विशाल, इतना बड़ा है कि आसमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भर देता है। कितना विशाल? हम धरती से चांद को देखते हैं, वो हमें काफी बड़ा लगता है। क्या उससे तुलना कर सकते हैं? अगर धरती से हमें चांद जितना बड़ा दिखता है, तो बृहस्पति यूरोपा से उससे लगभग 20 गुना बड़ा दिखाई देता है। 20 गुना? ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, आप अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखेंगे तो आसमान का एक बड़ा कोना सिर्फ बृहस्पति से ढका होगा। और ये हमारे चांद की तरह शांत नहीं है। ये एक विशाल, एक्टिव, तूफानी दुनिया है जो आपके ठीक ऊपर लटकी हुई है। तो क्या उसकी सतह भी दिखाई देती है? मतलब उसके बादल, उसके तूफान?
हाँ, बिल्कुल साफ साफ। क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। अच्छा। आप उसके रंगीन बादलों की पट्टियां देख सकते हैं, नारंगी, सफेद, भूरी धारियां जो ग्रह के चारों ओर लिपटी हुई हैं। और उसके तूफान? उसके भयानक तूफान जो बादलों में घूमते हुए भंवर की तरह दिखते हैं, वो भी नजर आते हैं। और यहाँ तक कि ग्रेट रेड स्पॉट भी। वही ग्रेट रेड स्पॉट, वो तूफान जो इतना बड़ा है कि उसमें 2 या 3 पृथ्वी ग्रह समा सकते हैं। बिल्कुल, उसे भी आप अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं, एक विशाल लाल आंख की तरह जो आपको घूर रहा हो। और ये सब डूबते सूरज की रोशनी में चमकता होगा? हाँ, बृहस्पति डूबते सूरज की उस आखिरी बची हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और धीरे धीरे चमकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल अंतरिक्ष का देवता हो जो यूरोपा पर नजर रख रहा हो। अब सतह पर वापस आते हैं। बृहस्पति की इस धीमी रोशनी और सूरज की उस ईमानदार रोशनी का बर्फ पर क्या असर होता है? जैसा मैंने कहा, कुछ भी धुंधला नहीं होता। कोई धुंध नहीं, कोई कोहरा नहीं। बर्फ की सतह क्रिस्टल की तरह चमकती है। हर चीज एकदम साफ। एकदम साफ। और जब सूरज की रोशनी बर्फ के नुकीली चोटियों और गहरी दरारों से टकराती है तो बहुत तीखी, गहरी और काली परछाइयां बनाती है। हर किनारा रेजर की तरह शार्प होता है। ये सुनने में जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी होगा। मतलब एक गलत कदम और आप एक गहरी दरार में जो परछाई में छुपी हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वहां नेविगेट करना एक दुस्वप्न जैसा होगा। यहाँ कोई नरम परछाइयां नहीं होती। मतलब सब कुछ एक्सट्रीम है। हाँ, या तो चमकदार रोशनी या फिर एकदम काला अंधेरा। ये सूरज की रोशनी का सबसे शुद्ध, सबसे अनफिल्टर्ड रूप है। ठंडा, तीखा और सच्चा। और फिर वो छोटा सा सूरज पूरी तरह डूब जाता है। उसके बाद क्या होता है? धरती पे तो सूर्यास्त के बाद भी हल्की रोशनी रहती है, जिसे हम ट्वाइलाइट कहते हैं। यूरोपा पर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं। नहीं, जैसे ही सूरज का आखिरी हिस्सा होराइजन के नीचे गया, अंधेरा एक झटके में छा जाता है। और उसी पल हजारों लाखों तारे एक साथ आसमान में जल उठते हैं, इतने चमकीले और साफ जितने धरती से कभी नहीं दिख सकते। क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उनकी रोशनी को धुंधला करने के लिए। और ना ही कोई शहर की लाइटें हैं जो आसमान को खराब करें। और बृहस्पति अब उस अंधेरे पर हावी हो जाता है। उसकी मध्यम रोशनी ही प्रकाश का मुख्य स्रोत होती है। और उसके साथ ही बृहस्पति के दूसरे चांद गैनीमीड। हाँ, गैनीमेड, कैलिस्टो, वो भी छोटे छोटे बिंदुओं की तरह चुपचाप आसमान में तैरते हुए दिखते हैं। मतलब ऐसा लगता होगा जैसे पूरा ब्रह्मांड बहुत करीब आ गया हो। बिल्कुल, इतना करीब कि आप हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं। ये सब सुनने में ही अद्भुत है और थोड़ा डरावना भी। लेकिन हमने अब तक सतह की बात की है जो कठोर और जमी हुई है। असली कहानी, असली रहस्य तो इस बर्फीली सतह के नीचे छिपा है ना? हाँ, सबसे अविश्वसनीय हिस्सा हमारे पैरों के ठीक नीचे है। उस कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक तरल पानी का महासागर हो सकता है। एक पूरा महासागर एक बर्फीले चांद के नीचे? ये कैसे मुमकिन है? इतनी ठंड में तो पानी को जम जाना चाहिए। इसका कारण बृहस्पति खुद है। बृहस्पति? हाँ, ये गर्मी बृहस्पति के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आती है। जैसे आप किसी पेपर क्लिप को बार बार तेजी से मोड़ें तो वो गर्म हो जाता है। अच्छा। वैसे ही बृहस्पति अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण से यूरोपा को लगातार खींचता और दबाता है। इस प्रोसेस को टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं। और इसी से गर्मी पैदा होती है? हाँ, इसी आंतरिक घर्षण से इतनी गर्मी पैदा होती है कि उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी तरल बना रहता है। मतलब ऊपर एक जमी हुई दुनिया है। हाँ, और नीचे एक पानी की दुनिया। और सुना है कि ये महासागर शायद धरती के सभी महासागरों को मिलाकर उनसे भी ज्यादा गहरा और बड़ा हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन की संभावना भी होती है। बिल्कुल, यही यूरोपा को हमारे सौर मंडल की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाता है। उस अंधेरे ठंडे पानी में जीवन हो सकता है। तो लगभग सब कुछ सूरज की रोशनी पर, फोटोसिंथेसिस पर निर्भर है। उस अंधेरे महासागर में जीवन का इंजन क्या होगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। वहाँ जीवन सूरज पर निर्भर नहीं होगा, वो रसायन संश्लेषण या कीमोसिंथेसिस पर बेस्ड हो सकता है। कीमोसिंथेसिस? हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के समुद्री तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे हमारी धरती के गहरे महासागरों में है? बिल्कुल, ये गर्म पानी के फव्वारे होते हैं
जो समुद्र तल से मिनरल्स और केमिकल्स को बाहर निकालते हैं। और इन्हीं केमिकल्स को कुछ जीव एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली धरती पर भी इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। बैक्टीरिया, ट्यूबवर्म, केकड़े जो सूरज की रोशनी के बिना सिर्फ रसायनों पर जिंदा रहते हैं। तो ये मुमकिन है कि यूरोपा के महासागर में भी ऐसा ही कुछ हो? हाँ, बहुत संभव है। शायद बैक्टीरिया या कोई और माइक्रोस्कोपिक जीव। कल्पना कीजिए कोई ऐसा जीव जो उस महासागर की गहराई में रहता है। उसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी तारे नहीं देखे, बृहस्पति का वो विशाल नजारा भी नहीं देखा। उसकी पूरी दुनिया वही अंधेरा महासागर है। और सोचिए, वो सिर्फ एक ही चीज जानता है। क्या? ऊपर की कई किलोमीटर मोटी बर्फ के माध्यम से हल्की होती रोशनी को महसूस करना। जब यूरोपा पर दिन होता है तो शायद बर्फ की दरारों से छनकर थोड़ी सी रोशनी उस महासागर में पहुंचती हो। तो पानी में एक बहुत हल्की सी चमक पैदा होती होगी। हाँ, लगभग न के बराबर चमक। और जब यूरोपा पर सूर्यास्त होता है तो उस जीव के लिए भी दिन ढलता है। हाँ, वो उस रोशनी को महसूस कर सकता है जो बर्फ की मोटी परत से छनकर नीचे पहुंचती है। और जब सूरज डूबता है तो वो रोशनी भी गायब हो जाती है। एक ऐसा जीव जो एक सूर्यास्त का अनुभव कर रहा है बिना कभी सूरज को देखे, सिर्फ रोशनी के कम होने के एहसास से। हाँ, ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है। उसकी हकीकत हमारी हकीकत से कितनी अलग होगी। तो यूरोपा पर सूर्यास्त रंगीन नहीं है, गर्म नहीं है, आरामदायक और सुकून देने वाला भी नहीं है जैसा धरती पर होता है। लेकिन ये सच्चा है, शांत है और एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी जगह याद दिलाता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ये ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना अजीब और कितना खूबसूरत है। अगर इंसानियत कभी यूरोपा तक पहुंचती है तो यही वो सूर्यास्त होगा जिसका हम अनुभव करेंगे। हाँ, और वो हमें सिखाएगा कि ब्रह्मांड सिर्फ वैसा नहीं है जैसा हम अपनी छोटी सी नीली दुनिया से देखते हैं। हर दुनिया का अपना सच, अपनी सुंदरता और अपने रहस्य होते हैं। और ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कई ज्यादा अजीब और खूबसूरत है। अगर आपको किसी और ग्रह या चांद पर सूर्यास्त देखने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट्स में बताइए। जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।